हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्जा कुदरत में हम सबकी जान है। प्रोग्राम हकीकत के साथ सिकंदर रहमान। और आज के मेरे मेहमान माशरा, नौजवान और बहाजुरत और अपने हलकों में एक बड़ा हल्का रखने वाले और अपने साथियों में एक बड़ा कर्म रखने वाले नौजवान हैं। और मेरी मुराद सरदार नजमुल साकब से है, जो सबक उम्मीदवार असम्बली भी रह चुके हैं अब्बासपुर से। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सईद अहमद साहब, जो तारीख इंसाफ के सदर रह चुके हैं और आजकल वो हकीकी तारीख इंसाफ के पीछे लगे हुए हैं। और ये मेरे मेहमान बड़े दूर से मेरे पास तशरीफ लाए इदराक न्यूज़ के इस प्लेटफार्म में, इन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मुख्तसर वक्त में सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले मेरे जो मेहमान हैं और सरदार नजमुल साकब साहब, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी सियासी कैरियर का जो आगाज़ है किस तरह किया और किस तरह वो उम्मीदवार असम्बली बने और आजकल वो क्या करने जा रहे हैं। इलेक्शन करीब हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत भी गर्म है और इनके क्या विचार हैं। पहले जनाब आपको मैं बज़ात खुद सिकंदर रहमान CEO इदराक न्यूज़, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आप इदराक न्यूज़ के इस स्टूडियो में तशरीफ लाए और इतने दूर से मेरे पास मेरी वापस में आए। आपका शुक्रिया। और जो बात मैंने की है कि आपने सियासत कब शुरू की और इस लपेटे में कैसे आए, इसके बारे में क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिकंदर रहमान साहब आपका और आपके स्टूडियो का कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकें और अवाम इलाका तक और खिता कश्मीर के गयूर वासियों तक हम अपना पैगाम पहुँचा सकें। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली राजा साहब, मैं एक स्टूडेंट लाइफ से मैंने अपनी सियासत का और समाज में काम करने का जो समाजी काम किए वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू किए। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि जब मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट मरकज़ी पाकिस्तान की जब बनी तो उसमें मैं पहला जॉइंट सेक्रेटरी भी था। वो जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी स्टूडेंट के लिए एक तलबा तंजीम बनाई थी, उसमें मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी उसमें रहा। और उसके बाद जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैं अपने हल्का इंतखाब हल्का अब्बासपुर में जब मैं आया तो वहाँ पे लोगों की जो हल्के के अंदर मैं घूमा फिरा तो देखा कि लोगों के जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत बुरी तरह मुतासर था। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि हमें मखलूक खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सियासत को एज ए इबादत समझ कर काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उस पर जो मेरे दूसरे मेहमान हैं सरदार सईद अहमद साहब, सीनियर नायब सदर तारीख इंसाफ, उनसे बात करूँगा कि आपने सियासी कैरियर जो है वो किस तरह स्टार्ट किया, तारीख इंसाफ में जो आपकी जड़ें मजबूत हुई उसकी बुनियादी वजह क्या है। और माशाल्लाह आप एक नौजवानों में एक ऐसा जज्बा और ऐसे कर्ज रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं जो हमारे वहाँ के शुमाली इलाका जात के अंदर जिनकी तोती बोलती है। जनाब सरदार सईद अहमद साहब, आपका शुक्रिया कि आप मेरे स्टूडियो में तशरीफ लाए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों नौजवान जो मुस्तक़बिल में अपनी सियासत को बेहतर से बेहतर बनाने के ख्वाह हैं। और जो मैंने बात की है कि आप किस तरह सियासत में हैं वो लोगों तक कन्वे करें। सबसे पहले सिकंदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया है। और बिलाशुबा मेहमान ही थे, लेकिन आपकी जो मेहमान नवाजी है तो उसका आप शुक्रिया अदा करें। तो आपने पूछा है कि मेरी सियासत का आगाज़, बेसिकली मेरी सियासत का आगाज़ मेरे घर से मेरे बड़े भाई सरदार अजीज़ मरहूम महबूब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कर रहे थे, तो मेरी सियासी परवरिश मेरे घर से हुई। और हम
जो पीपल्स पार्टी के नज़रियात थे, खालिद भुट्टो शहीद के नज़रियात थे, उन पे जो है ना हमने अपनी सियासत का आगाज़ किया। लेकिन वक्त बदलता गया, चलता गया, तो पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुए तो सदर जरदारी साहब के हाथ चली गई, तो वो पीपल्स पार्टी नहीं रही। तो वो फिर हमने बाज़ाब्ता बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में हमने पाकिस्तान तहरीक-ओ-इंसाफ को जो ज्वाइन किया, तो टिल नाउ आज दिन तक हम जो इमरान खान का ख़ास नज़रिया है, जो एस्टेब्लिशमेंट से अलावा ये जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हैं। बेसिकली हम जो समाज में जो हमारे खिलाफ या दूसरी मेरिट और अदल का कत्ल होता है, हम बेसिकली उसको माशरे में लागू करना चाहते हैं। तो इसके बाद अभी जो हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मुश्किल हालात में पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ रहना मेरे ख्याल में ये बहुत ये मुश्किल है। ये तो बड़ी आपकी हिम्मत है कि आप आज भी उनके साथ हैं। आप कल पता है आपको कि उनके खिलाफ केसेस थे, कुछ में उन्हें जो रिलीफ मिला, फिर उसके बावजूद वो जेल के अंदर है। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इमरान खान की जो साथी हैं, जिस तरह आप उनके जानसारों में शुमार हैं, क्या मुश्किल को एक इस तरह को चांस बनता है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तवक्कल अल्लाह ही। तो हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन अल्लाह पे उठता है। तो हर एक तारीख रात के बाद एक सहर शुरू होती है। कोई शक ये मैं नहीं। देख रहा हूँ कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम को जो है ना वो शिकस्त दे दी है। और ये भी देखें कि पार्टी के अंदर जो छुपे हुए जो इसके साथ इमरान खान के नज़रियात के साथ उससे मुस्तफीद तो हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान का साथ खुल के नहीं दे रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ में मुबतला है। तो खान साहब ने उनको भी जो है ना वो पार्टी से पहचान हमें करवा ली है। और यकीन जानिए कि मेरे ख्याल में जो पीटीआई अब है तो यही इनकलाब लाएगी और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी तरक्की का ज़ामन बनेगी। आप भी हकीकी जो है वो पीटीआई के दरख्शिंदा स्तरों में शुमार होते हैं। तो ये हकीकी और दूसरे जो फेक लोग हैं, इलेक्टेबल जो लोग हैं, वो कम वक्त के लिए क्या कहते हैं, वो वक्त पहुंच जिसे कहते हैं अपनी जुबान में, डंग टपाऊ आपने बिल्कुल सीखा है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका मुस्तकबिल कैसा रहेगा, जो इमरान खान जैसे एक अच्छे लीडर को छोड़ के आप नए हौसले तलाश कर रहे हैं? देखिए, इदराक न्यूज़ के जो आपका मीडिया सेट है, इसके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा, इमरान खान एक बड़ी सोच के मालिक है। अब उन्होंने अपोजिशन लीडर सब कुछ अपनी पार्टी में होने के बावजूद अजब ज़ई को लगाया है। तो इसमें आप समझें कि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म, बेसिकली एक सिस्टम के खिलाफ उनकी खान साहब की जद्दोजहद है। और अपनी पार्टी के कुछ लोग मोतरिज़ हैं कि अजब ज़ई साहब को सदर नहीं होना चाहिए, लेकिन खान वो देख रहा है कि मुश्किल वक्त में सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अगर पार्टी के अंदर से जो बाहर वाले ज्यादा कर रहे हैं तो उन्हें वो उसने प्रेफर किया है। हालांकि वो सियासी मुखालिफिन में सफ़े अव्वल में था वो। बिल्कुल जी, खान साहब खुद जो तनकीद वो तो आप मीडिया में देखते रहते हैं ना। तो इसी लिहाज से आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि 53 में जो असेंबली मेंबर थे जिनको टिकट दिए गए थे, वो किस तरीके से यानी कि रेत की दीवार साबित हुए। उसके पस पर्दा क्या हकायक थे, वो ये है कि एक तो वो जिनके जेब में था नून लीग का टिकट पीटीआई में आए, तो दूसरा टिकट उनके जेब में डाल दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। असल में ज्यादती वहां से शुरू हो गई थी, नजरिए के खिलाफ उसी वक्त जो है ना कि तोड़ फोड़ शुरू हो गई। अच्छा जी, ये अपना नजीमुल साकिब साहब, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल यही है कि इलेक्शन आ रहे हैं और पिछली दफा आपके साथ जो हुआ सो हुआ, आइंदा इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से आएंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है जो लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? जी राय और आपने जो वो लोग जो आपके फॉलोअर हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? राजा साहब, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। इस वक्त जो हल्के मारे की सिचुएशन है, दो तीन बातें बड़ी अहम हैं कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब इस वक्त जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, वो भी मेरे हल्के में और मेरे मद्दे मुकाबल भी रहे। और एक वक्त आया कि मैंने उनके हक़ में सपोर्ट की और उनको इलेक्शन जितवा के आगे असम्बली में भेजा, तो वो वज़ीर आज़म बन गए। तो दूसरी तरफ यासीन गुलशन साहब भी हैं
और तीसरे हमारे अपोनेंट सरदार अमजद यूसुफ साहब हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो तबक़ाती सिस्टम की और मौरूसियत की सियासत है, इसके ख़ात्मे के लिए हमारी जदोजहद जारी है। और चूँकि ये लोग जो इससे पहले हैं, मोहतरम यासीन गुलशन साहब हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं हमारे हल्के के, 3 दफ़ा वो मिनिस्टर रहे, नून लीग के टिकट पर भी वो आखिरी टाइम जीत कर मिनिस्टर रहे। लेकिन वो उस तरह की डेवलपमेंट्स और वो जो विजन होता है एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम करने का, वो उनके अंदर ऐसी अहलियत नहीं पाई जा रही थी, जिस वजह से लोग आज भी पसमानदा है मेरे हल्का इंतखाब के। और दूसरी तरफ मैं अगर कहूँ तो चूँकि एक बहुत बड़ा रियासत का जो बहुत बड़ा ओहदा था, वो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब वो भी रहे उसमें, लेकिन वो भी हल्के के अवाम के लिए कोई खातिर खा काम और मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सके, जिससे लोगों के जो मुश्किलात थी वो आसान होती। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स की शक्ल में और जो पानी लोगों की स्कीम्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें, जो मेगा प्रोजेक्ट्स जिस तरह मैं समझता हूँ कि वो होने चाहिए थे, वो काम नहीं हुए। आज जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें हमने एक नौजवानों का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया है। उस गुलदस्ते के अंदर हमने जो हम आवाम के साथ अपना मुद्दा और मकसद और अपना जो मंशूर है वो ये लेके जा रहे हैं राजा साहब के, इस मौरूसी सियासत को हमने ख़त्म करना है सबसे पहले, ठीक है। और ये जो 3-3 4-4 बारियां ले चुके हैं, इनकी इस दफ़ा इनको इनकी बारियों पे हमने रोकना है और किसी ऐसे नौजवान को इस हल्का इंतखाब से हमने मुंतखब कराना है कि ताकि वो आके इलेक्शन जीत कर लोगों के जो है मसाइल को हल कर सके, और जिसको लोगों के मसाइल का इदराक भी हो, और वो लोगों के घर जाकर गली 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 कूचा कूचा जाकर लोगों को मसाइल को देख सके। ये जो बुजुर्ग सियासतदान है, इनके अब इनको इस सियासत को खैरबाद कह देना चाहिए और किसी नौजवान साथी को, नौजवान दोस्तों को अपने हल्के के अंदर उनको मौका देना चाहिए ताकि वो लोगों के काम सरदार साहब, मैं आपसे एक बार फिर दोबारा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा पार्टी सिस्टम है और पीटीआई, इनमें क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या बनेगा, कौन सी जमात आगे आएगी, कौन सी पीछे आएगी, और पीटीआई का क्या मुस्तकबिल इसमें कोई कहीं नजर आ रहा है आपको? लेकिन जी हमें राय साहब नामी तो हम होते नहीं हैं, अल्लाह पे पक्का यकीन है। तो मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज किया कि पार्टी में जो काउंट चाउंट हुई है, जो लोग आप डबल स्टैंडर्ड वाले थे, वो आस्ता आस्ता वहाँ से ख़त्म हो गए और बाग गए, और जो रहते हैं तो उनमें भी अभी कुछ तो पैसा कमा रहे हैं, पार्टी के नाम से फंड ले रहे हैं। लेकिन ये याद रखना, खान साहब जो भी बाहर आते हैं तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आज़ाद कश्मीर में भी होगी और पार्टी के असल लोगों को फ्रंट फुट पे लाया जाएगा, क्योंकि खान साहब बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले वो कर चुके हैं, तो उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भी भुगता है और आज़ाद कश्मीर ने भी भुगता है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पीटीआई आएगी, लेकिन मौजूदा जो करंट सिनेरियो है तो इस शक्ल में नहीं आएगी। अगर इसमें लाने की कोशिश की गई तो यकीन जानिए कि मैं ये समझूंगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की साजिश होगी, अगर ये जो मौजूदा सेटअप है। अच्छा जी, एक और, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़े, आपको हराया गया, वो सारी चीज़ें मेरे जहन में है, तो आप उसके बारे में क्या बताएं कि किस तरह आपके अंदर से मुहालफ पैदा हुए और आपको हराने की उन्होंने कोशिश की, और जो आपके हमायती थे उन्हें भी दबाने की कोशिश की, इसके बारे में लोगों को जरा बताएं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मैं ये इस इदराक मीडिया चैनल के तवज्जुह से पार्टी के अक़वाम बाला, चाहे वो पाकिस्तान में हूँ, चाहे वो ओवरसीज़ में हूँ, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हूँ, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग मुझे पीटीआई के एक नज़रियाती वर्कर के तौर पर पहचानते हैं और मेरी पहचान ही इमरान खान है। तो उस लिहाज से मैंने जब पार्लिमानी टिकट अप्लाई किया तो उस वक्त सरदार तनवीर इलियास साहब सदर भी थे और वजीर आज़म भी थे। तो मैं जब गया तो वहाँ हमारी पार्लिमानी बोर्ड जिला पूंछ का बना हुआ था, तो पार्लिमानी बोर्ड में 12 मेंबर थे, 12 मेंबर में से 9 मेंबर जो मेरे हक में, उनका कि सरदार शहीद अहमद का टिकट बिल्कुल मेरिट पे बढ़ रहा है और उसको टिकट दिया जाए। तो जब मुझे टिकट मिला, देखिए पार्टी वो दिया कि नजरिए के साथ वाबस्ता रहेंगे, न कि शख्सियत के साथ। तो नियाज़ी साहब ने ये किया कि जब मैं टिकट ले आया तो वो हस्बे मामूल जो मौरूसियत होती है, जो पसंद और नापसंद होती है, वो वो चाह रहे थे कि मेरी मर्जी के मुताबिक, देखिए जब इसमें पैसे की चमक या सरमादाराना निज़ाम या जो भी आप समझे, तो उन्होंने उस सिलसिले में मेरी जो है इंतहाई मुखालफत की।
और ये सिलसिला यहाँ तक रुका नहीं, तो मेरे खिलाफ उन्होंने प्रोग्राम कराए, लोगों के स्कीमों के जो है ना उन्होंने वादे किए, जॉब्स के वादे किए। तो बेसिकली उन्होंने मुझे नहीं हराया, मैं तो उस सिस्टम में जीत गया, क्योंकि इमरान खान का नजरिया डट के खड़े होने का नाम है। मैं तो जीत गया। तो न्याजी साहब ने की जो जीत किस शक्ल में, वो नून लीग की शक्ल में उन्होंने, यानी कि जिस तरीके का उनका जो हिकमत अमली थी कि नून लीग जीते या दूसरे लोग जो है पार्टी में टूट फूट, उस लिहाज से न्याजी साहब जीते हैं, लेकिन नजरिए के लिहाज से मैं जीता हूँ। अब करंट जो सिनेरियो हमारे यहाँ चल रहा है, नौजवान है, तो मैं ये आपसे भी सवाल रखता हूँ, क्या न्याजी साहब के लिए नजरिया अहम नहीं है, तो हम जो वर्कर हैं हमारे लिए अहम है, और हम अहम समझते भी हैं। अभी आप देख लें, अभी अदियाला जेल के बाहर अगर खड़े हूँ तो आज पाकिस्तान आजाद कश्मीर में देखे 7 से ज्यादा अलीमाबादी या नजरियाती वर्कर खड़े हैं। वो उनकी पहचान ये है तो वो खान के चाहने वाले हैं। इसी तरह आजाद कश्मीर में अगर इसी जो टोले को मैं कह रहा हूँ कि मुसल्लत किया गया, तो यकीन जानिए कि मैं ये कहता हूँ कि आजाद कश्मीर में पीटीआई का ना सिर्फ सफाया होगा, तो ये पीटीआई के साथ ज्यादती होगी, और इन लोगों को जितना जल्द मुमकिन हो सके खान साहब इनकी कांट छोड़ करें और इनको जज करें कि ये लोग, इनका पस मंजर, इनका क्या सिलसिला है और सामने इनका क्या है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सरदार साहब, एक बड़ा वो तरह सा एक मेरा क्वेश्चन है कि आजाद कश्मीर में अंदर के एक्शन कमेटी का जो इकदाम हैं, लोगों जो उन्होंने रिलीफ दिलाया, रिलीफ के पीछे क्या था और आज क्या होने जा रहा है, 29 सितंबर आ रहा है, उसमें लोग क्या अपना एम रखते हैं, हुकूमत क्या इरादा रखती है, इसके बारे में बताएंगे। एक्शन कमेटी का जो इकदाम थे, आटा सस्ता बिजली सस्ती, वो क्या था? बहुत शुक्रिया राय साहब, बड़ा आपने जो हालात हाजरा में जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है उस पर आपने मुझे एक सवाल किया, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं समझता हूँ, मैं एक्शन अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मैं भी इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ माजी में भी, और अब भी हिस्सा हैं हम। जहाँ तक तो बिजली और आटे की एक तहरीक थी, वो बहुत खूबसूरत तरीके से अवामी एक्शन कमेटी ने मुत्तहिद होकर लोगों की आवाज़ बन गई। मैं इस पर आपसे कहना चाहता हूँ राय साहब कि ये देखें, ये अवामी एक्शन कमेटी जो बनी है, इसकी वजूहात क्या थी। बेसिक इस पॉइंट को देखना है कि जब हमारा जो ये इलेक्टोरल सिस्टम था और ये जो इलेक्टिबल्स थे, सरमायादार थे, ये सारे लोग जब असम्बली में चले जाते थे तो इन्होंने अपने आप को तो बेहतर किया, लेकिन जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था वो इन्होंने नहीं किया, और अवाम के हकूक़ उनके दहलीज पर पहुँचाने के बजाय इन्होंने अपनी अपनी तिजोरियाँ भरी, जिसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी को ये मौका मिला, अवाम को ये मौका मिला कि ये इनकी नाअहलियत ने आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो वजूद है वो इन लोगों की नाअहली की वजह से सामने आया है। तो उन्होंने अपने आप पे साबित किया और लोगों की एक आवाज़ बन के, जब खिताए कश्मीर के लोगों की, तो उन्होंने फिर जो चाहा, जिस तरह चाहा, वो अपने जो मुतालबात थे उनको मनवाया, और गवर्नमेंट को आखिर घुटने टेकने पड़े, और वो आटा और बिजली की शक्ल में सस्ती चीज़ें लोगों को मुहैया होना शुरू हो गई। अब जब वो मुहैया हो गई, तो अब उन्होंने जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुतालबात रखे, वो भी इनकी नाअहली की वजह से ही है कि देखें, जिस तरह 12 सीटें हैं जिस पे बात अभी चल रही है कि उनको ख़त्म होना चाहिए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये सबसे बड़ा मुतालबा है। तो मैं इस पे ये कहता हूँ कि वजह उसकी यही थी कि ये जो इलेक्टिबल वहाँ से जीत कर आते थे, इन्होंने इतनी करप्शन की है कि अरबों रुपए जो खिताए कश्मीर के अंदर लगने चाहिए थे, डेवलपमेंट पे, स्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए था, वो इन लोगों की जेबों में चले गए, और जिसकी वजह से आज अवाम खस्ता हाली का शिकार है। अब उसका जो बेहतरीन हल मेरे सामने, जो मेरे नुक्ता नज़र से ये है कि ये जो 12 सीटें हैं, इनमें इनको रिड्यूस ज़रूर करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। चूँकि मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो वोट जिस तरह के हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर आया, सब एक हल्के के अंदर जितना वोट है, वो मिनिमम जिस हल्के का वोट है वो 45,000 है, या 40,000 कह लें, या 50,000 कह लें। इन तीनों के मद्देनज़र रखते हुए जितने वोट इस वक्त महाजरीन जम्मू कश्मीर और महाजरीन जो वादी के लोग हैं, इनको अगर उसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो उस पे उसको तकसीम करके, तो अगर 4 हल्के बनते हैं तो वो 4 हल्कों की शक्ल में 2 वादी के और 2 जम्मू को दे देने चाहिए। उसकी वजह क्या है सर, कि जब तहरीक आज़ादी कश्मीर, कोई ऐसा वक्त आया जब अल्लाह ने हमारी उस आवाज़ को और इस तहरीक को कामयाबी की तरफ ले जाने की, हमने, अल्लाह ने तौफीक दी हमें,
उस वक्त रेफरेंडम हुआ, आपके खुद अरादियत के लिए राय शुमारी का जब वक्त आएगा तो उस वक्त इन लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी और इनको वोट डालने का हक दिया जाएगा। अच्छा, एक बात जो है आपने की, मैं वो क्वेश्चन करना चाहता था सही साहब से कि ये जो 12 हमारे नुमाइंदे बन के आते हैं और जो गवर्नमेंट वहाँ पे होती है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, इमरान खान साहब की हो, फिर वही लोग जो हैं आके यहाँ पे अपना किरदार अदा करते हैं और वो हुकूमत साजी में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो तजवीज़ दी है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी लिहाज से हम इन्हें कट नहीं कर सकते, और अगर इस तरह रिड्यूस करके इस तरीके से बना जाए कि उन लोगों का, और जो पैसा हमारा वो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे MP है, MNA, वो जो लोग वहाँ से पैसे लेते हैं वो वहाँ पे खर्च करते हैं। ये जो पैसा जो एक MLA को मिलता है, एक वजीर को मिलता है, ये पैसे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के जो है वो ज़ाया होते हैं। इसके बारे में जनाब सईद साहब आप क्या कहेंगे, कि आपकी क्या राय है कि ये हल्के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं नजम साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ कि जो 12 सीटें तो 4 तक लाएं, 2 तक लाएं, और आबादी के लिहाज से जिस तरीके से ये हमारे यहाँ जो आबादी के एक सीट होती है या हल्का बनता है, उस लिहाज से ये उसे तरतीब दे। तो ये इसका ये क्योंकि जो 12 सीटों का बजट होता है वो भी कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये जो 4 होंगे वो मुस्तफिज भी ज़्यादा होंगे, तो इस लिहाज से जो करप्शन का एक रास्ता होता है वो भी रुक जाएगा। दूसरी जो वफाक से कोई भी हुकूमत हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी करती है, PTI, अब वो जो इनका असर और रसूख होगा आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में वो खत्म होगा। ये चीज़ें बेसिकली क्या करती है कि वहाँ से खराबी पैदा करती हैं। आप जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि वहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, तो ये इसके वजूद कैसे बना, क्यों कर ये वजूद में क्यों लाया गया? बेसिकली लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया है, ये स्कीमों की 15 पाउंड तकसीम हुई है। उसके अलावा और भी ये देखें जो लोग थे तो उनकी जो जॉब्स के सिलसिले में, अभी तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ राजा फारूक यादव साहब, उनके दौर में MTS निज़ाम आया, चलो उसमें भी बाद में उन्होंने कोई डंडी मारी है, लेकिन कम अज कम उस दौर में जो लोग हैं गरीब लोग आगे गए। इसी तरीके से यहाँ भी जो 12 सीटें हैं, अब इन सीटों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की आज़ाद हुकूमत को डमाडोल करना और थ्रेट रखना, लचती तलवार रखना, इस लिहाज से अगर रखें तो मैं समझता हूँ कि ये सीटें नहीं होनी चाहिए। उन सीटों का अगर फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं बनती। अच्छा जी, मैं अपने प्रोग्राम का क्लोज करते हुए नजमुल साकिब साहब, आपकी तरफ से आप अपने नाज़रीन को, अपने चाहने वालों को और अहले कश्मीर और पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहें कि हमें जवान होते हुए हमें क्या करना चाहिए, सियासत में हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ अगर गुजारिशात हैं? जी राय साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इदराक मीडिया चैनल के वसातत से अपने हल्का इंतखाब के बिलखसूस और खिता कश्मीर और मुझसे प्यार और मोहब्बत करने वाले तमाम नौजवानों, बुज़ुर्गों और दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सियासत को इबादत समझ कर करना चाहिए, और लोगों की और मखलूक खुदा की खिदमत, ये बेहतरीन तरीका जो है वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। तो यही मेरा माटो भी रहा है सियासत का। और मेगा प्रोजेक्ट्स जब बात करता हूँ मैं, तो उसके पीछे भी जो मेरा विजन होता है वो यही होता है कि लोगों को उनके घरों पे और दहलीज पर उनके मसाइल को हल करना मकसूद होता है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब है। और आइंदा मैं राय साहब आपको ये कहना चाहूँ, 2026 का इलेक्शन की बात हो रही थी, आपने भी की, मुख्तसरन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें एक तो हमने बरादरीज़म और मोरूसियत और फिर ये जो बारियों वाले जो लोग हैं, इनके लिए मैं पैगाम अपने लोगों से रखना चाहता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों से निकलें। कोई बरादरी का इंजेक्शन आपको लगाता है, कोई इलाके का इंजेक्शन लगाता है, कोई आपको स्कीमों का इंजेक्शन लगाता है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी आप अगर MLA बनाकर असम्बली में भेज देते हैं तो वो जो हमारे टैक्स का पैसा होता है वो हमारे हल्के के अंदर खर्च करने के लिए वो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। ये जो MLAs होते हैं इनका काम होता है कि लेजिस्लेशन करना। तो जो मैं आज तक नहीं देख सका हूँ राय साहब, कोई ऐसे लोग ये हों कि वो लेजिस्लेशन करके अपने लोगों के लिए आसानियाँ फराम करें और वो सियासत को इबादत समझ कर करें। बल्कि मैं समझता हूँ कि जिसको भी मौका मिला आज तक
वो अपनी तिजोरी और अपने टब्बर को पालते रहे और ना कि उन्होंने लोगों का ख्याल रखा। तो मेरा यही पैगाम है कि हल्का इंतखाब के लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप अपने जो लोग आजकल आपके पास आ रहे हैं, कुछ लोग तो पुराने आपके पास आएंगे, स्कीमों के वादे जो इतने किए हुए हैं, स्कीमें दी हुई हैं, वो वोट मांगेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स जिस तरह हमारे हल्का इंतखाब के अंदर एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई नुमाइंदगी ना रखते हुए भी उनको आज तक हमने कोई वोट भी नहीं दिए और ना कुछ ऐसा किया। वो आजकल एक नौजवान हमारे साथ सरदार उसामा जायद साहब हैं, उन्होंने हमारी तहसील मंडोल के अंदर राय साहब 10 दिन के लिए तहसीलदार बैठाया और हमारे जो BHU था उसको RHC का दर्जा दिलवाया। अभी नादरा का ऑफिस सेड़ा के अंदर उन्होंने कराया और अभी बहुत जल्द हमारे पुंछ के आखिरी कोने पे ये जो हमारा तता पानी जिसे हम कहते हैं उसका पुंछ के हिस्से पे पासपोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑफिस वहाँ पे वो ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नौजवानों का ख्याल रखना चाहिए जो लोग अब मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आ रहे हैं। इन लोगों को पहचान कर उनके साथ चलें ताकि खित्ता कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स को और जो तरक्की के अहदाफ है उनको हासिल कर किया जा सके। मेरे मौजूद मेहमानों ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी फिक्री बातें आपसे की और खुसूसन मैं नजमुल साकिब साहब का और सरदार सईद अहमद साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आखिर में सरदार सईद साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में पार्टी को भी रिप्रेजेंट किया और इलाके के मसाइल के बारे में कहा और आपने जो बहुत अच्छी तजवीज़ जो है वो हमारे असम्बली में बनाने के लिए आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे अपने उन मोहब्बत करने वालों के साथ और आने वाले वक्त में जो 29 तारीख की वो डेड लाइन दे रखी है, हमें क्या सोचना चाहिए, हुकूमत क्या सोच रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए जनाब आपसे ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं जो इदराक मीडिया चैनल या चैनल है इसको देखने सुनने वाले सब जो सामीन हैं तो मेरे तरफ से उनको प्यार भरा सलाम हो। तो जिस तरह राजा साहब ने बात की है कि जहाँ 29 नवंबर भी आगे आ रहा है तो लोगों के मामला और ये जो एहतजाज आ रहा है इस सिलसिले में देखें कि ये नाहल हुकूमत, ये हुकूमत की नाहल ही है कि ये एहतजाज को आगे बढ़ा रही है और बल्कि उनके साथ बैठ के बात करें। देखिए, आज चीज़ अगर टेबल पर बैठ के हल की जा सकती है तो उस पर अगर ना बैठे तो ये हुकूमत की नाहल ही होती है। दूसरी चीज़ है ये जिस तरह जॉइंट एक्शन कमेटी ज़रा वही इसे लीड कर रही है तो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि सब पार्टियों के लोग जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ देख रहे हैं और वो क्यों देख रहे हैं कि उसके पसे पड़ता ये चीज़ है कि हमारी हुकूमत की नाहल ही है और जो लोग पार्टियों को सही तरीके से नहीं चलाते हैं, वो कोई बरादरीज़म होता है, कोई टब्बरिज़म होता है, कोई स्कीम खोर होते हैं तो वो मजबूर करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये लिंक्ड है, जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि 12 जो सीटें हैं तो वो उधर भी जुड़े हुए चीज़ें जुड़ी हुई है तो वो भी एक थ्रेट है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के लिए। वो बेचारे जो हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है इनके लिए एक लड़ती तलवार, ये भी उन्हें कोई काम नहीं करने देते हैं। तो लिहाजा मैं इतना मुख्तसर ये कहूँगा कि आपके मीडिया के तवज्जुह से कि हमें बैठ के सब मामला हल करने चाहिए। जो जॉइंट एक्शन कमेटी के या जो 29 सितंबर को जो एहतजाज हो रहा है उनके जायज़ जो मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाए, जल्द अज जल्द उन्हें हल किया जाए ताकि मुल्क और हमारे इलाके में या इस हुकूमत में कोई अबतरी या इस तरीके की जो खजाना पैदा हो सके। नाजरीन, मेरे बेशुमार क्वेश्चन थे जो अभी पेंडिंग रहे जिसमें तारीख की आज़ादी है कश्मीर एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। हालिया जो हमने जंग की थी उसके हवाले से और मुल्की और बैन अवी सतह पे जो हमें दिन देखने नसीब होते हैं कुछ कमज़ोरियों की वजह से, उसके हवाले से, हमारी सियासत के हवाले से, मैशत के हवाले से ये चीज़ें बाकी रह गई हैं। इंशाल्लाह इन मेहमानों ने जिस अंदाज में और जिस अपनी सोच के मुताबिक बातें की है मैं समझता हूँ कि वो हमारे दिलों की अक्कास है। हमें उन पर गौर करना चाहिए, हमें उस 29 सितंबर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हुकूमत को भी और अवामी एक्शन कमेटी को भी इस मुल्क की हालात को पेश नज़र रखते हुए और इस मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है और अज़ली दुश्मन इंडिया जो है वो एक टारगेट पे है, उससे बचने के लिए
हमें मिलजुल के इस मुल्क की सलामती के लिए उनको बेहतर करने के लिए बेहतर किरदार अदा करना होगा मुझे। और पाकिस्तान की सलामती जो है हमारे लिए अब हमारा जुज़्व ऐवान है। और बासियत मुसलमान वो मुल्क जो है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद से बना और इंशाल्लाह कायम रहेगा। कश्मीरी उनके साथ हैं। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा नगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। दोबारा